वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी वार्निंग है। अगर आप बहुत ही मजबूत दिल के इंसान हैं और घटिया से घटिया किस्म की हैवानियत को देख और सुन सकते हैं तो ही इस वीडियो को आप देखिए, वरना आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आगे जिस घटना के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसमें एक इंसान ने इसी तरीके की दरिंदगी दिखाई है जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ, आज तक ऐसी घटना मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी सुनी थी और ना ही कभी देखी थी। जब मैंने इस घटना को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिडनाइट मिस्ट्री। अगर आप इस तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं लगातार इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जिस लड़की के बारे में है उसका जन्म 1960 में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में हुआ था। उसका नाम तलाना क्रीगर था। तलाना एक पेशे से एक कारपेंटर थी जो अपना काम बखूबी जानती थी। तलाना के बचपन में ही उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और उसने जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया था सब कुछ अपने दम पर पाया था। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने करियर को एक ऊंचाई तक पहुँचाया था। ऑलमोस्ट 3 एकड़ का एक फार्म उसने अपना तैयार कर लिया था और उसका काम बहुत अच्छा खासा चल रहा था। तलाना एक बहुत ही खुश मिजाज किस्म की लड़की थी जो बहुत ओपन माइंडेड थी, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी, आउटिंग्स करती थी। तो इसी कड़ी में उसका मिलना जुलना अपनी 2 फ्रेंड्स से जिनका नाम था हैडी और वांडा। हैडी और वांडा का अपना एक बार था। उन्होंने एक बार इनवाइट किया तलाना को अपने बार पर क्योंकि वो अपने बार में कुछ काम करवाना चाहते थे और तलाना पेशे से कारपेंटर थी। वो ये काम बखूबी जानती थी। जब उन्होंने तलाना को बताया तो तलाना ने उनकी हेल्प करने के लिए हाँ करी और उसने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी क्योंकि तुम सब लोग मेरे फ्रेंड हो, मैं काफ़ी किफ़ायती कीमत पर ही इस काम को मैं पूरा कर दूँगी। तो वो ये सब डिस्कस करने के लिए अपने बार में बैठे हुए थे। काफ़ी लेट नाइट का वक्त हो चुका और उस दिन था 21 फरवरी 1992 का। जी हाँ, बार का ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम हो चुका था, लेकिन वो तीनों जब वहाँ बैठी बात कर रही थी तो अचानक से एक ट्रक वहाँ पर आता है और आकर रुक जाता है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था रोनाल्ड थॉमस। रोनाल्ड थॉमस बार के अंदर आता है और वहाँ बैठकर कुछ शराब के लिए ऑर्डर कर देता है। उन्होंने उसे बोला कि बार बंद हो चुका है, लेकिन उसने बोला कि मुझे थोड़ा बहुत ड्रिंक करने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वांडा और हेडी की परमिशन के बाद वो एक बोतल लेता है और एक डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो तीनों आपस में बैठी हुई वहाँ बात कर रही थी और वो अकेला दूर से उन्हें देख रहा था। तभी अचानक वो वहाँ से अपना सारा सामान, सारा तामझाम उठाता है और वांडा, हेडी और तलाना के पास ही आकर बैठ जाता है। उसे लगा कि अकेला बैठकर बोर हो रहा है, इसलिए उनके पास आकर बैठ गया है। कुछ देर शराब पिएगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। उन चारों की आपस में बातें होने लगती है। वो खूब इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से थोड़ी बहुत जान पहचान होती है और अचानक वो देखती हैं कि रोनाल्ड वहाँ पर ट्रक लेकर आया हुआ है। इससे पहले उन्होंने कभी भी ट्रक राइडिंग नहीं करी थी। वो रोनाल्ड से उस ट्रक की चाबी लेती हैं और अंदर जाकर ट्रक को देखती हैं और रोनाल्ड को उन्हें ट्रक में घुमाने के लिए कहती हैं। काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद उन सबको लगता है कि उन्हें भूख लगी हुई है, लेकिन वहाँ उस बार का किचन बंद हो चुका था। वहाँ पर खाने पीने के लिए और कुछ नहीं था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी दूर, ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर दूर, एक हैडीज़ रेस्टोरेंट था जहाँ 24 घंटे खाने पीने का सामान मिलता रहता है। वो लोग वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाएंगे। उन तीनों लड़कियों के पास 2 गाड़ियाँ थी, बट उन्होंने डिसाइड किया कि तलाना, जो ट्रक राइड करना चाहती थी, रोनाल्ड के साथ ट्रक में जाएगी और वांडा और हेडी अपनी गाड़ी में बैठकर हैडीज़ रेस्टोरेंट तक जाएंगे। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो वहाँ से निकल लेते हैं। तलाना ट्रक में बैठ जाती है और रोनाल्ड के साथ उस रेस्टोरेंट के लिए निकल लेती है, जबकि वांडा और हेडी वहाँ पर बच्चा कुचा सामान समेटने के बाद अपना बार बंद करने में जुट जाती हैं। उन्हें 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है और उसके बाद वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर हेडी रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ती हैं। बार से लेकर उस रेस्टोरेंट तक का जो रास्ता था वो बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में कोई भी शहर, कोई गांव, कोई बस्ती कुछ भी नहीं थी। रात का वक्त था, ऑलमोस्ट 1 बज चुका था। रास्ते में भी उन्हें कोई नहीं मिलने वाला था। जब वांडा और हेडी अपनी गाड़ी से हेडी रेस्टोरेंट पर पहुंचती है तो वहां देखती हैं कि वहाँ ना ट्रक था, ना रोनाल्ड था और ना ही तलाना थी। उन्हें काफ़ी टेंशन होती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उनके बारे में पूछताछ करती है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आया।
उसके बाद काफ़ी ढूंढने के बाद जब उन्हें तलाना नहीं मिलती तो वो वापस तलाना के घर की ओर जाती हैं, उसे फ़ोन करने की ट्राई करती हैं, बट फ़ोन नहीं लग पाता। उसके घर जाने पर भी पता चलता है कि तलाना अपने घर वापस नहीं गई है। उसके बाद पूरी रात आसपास के एरिया में उस ट्रक को ढूंढने के लिए वांडा और हेडी कोशिश करती रहती हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच वांडा और हेडी को याद आता है कि जब रोनाल्ड उनसे बात कर रहा था तो उसने कहा था कि उसके ट्रक में कुछ सामान है जो उसे किसी स्कूल में पहुंचाना है और उसी स्कूल में वो काम करता है। उन्होंने उस स्कूल का नंबर निकाला, वहां पर कॉल किया और उस वक्त जो स्कूल का जो स्टाफ था उनसे कहा कि क्या आपके यहाँ कोई रोनाल्ड नाम का कोई शख्स आया है जो कोई सामान डिलीवर करने आया हो। तो स्कूल वालों ने कहा कि आया है और उस वक्त रोनाल्ड स्कूल में ही मौजूद था। रोनाल्ड को फ़ोन कॉल पर बुलाया गया, वांडा और हेडी की उसे बात कराई गई। जब वांडा और हेडी ने उनसे पूछा कि आपके साथ तलाना नाम की हमारी एक फ्रेंड गई थी, वो अब तक अपने घर नहीं पहुँचे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है। तो उस वक्त उसके रिएक्शन देखने वाले थे। रोनाल्ड बिल्कुल डर गया था, वो सहम गया था और उसने ये बोलकर कि मैं किसी तलाना को नहीं जानता, मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं गया, उसने सिर्फ इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब उन दोनों को रोनाल्ड पर शक हो जाता है कि हो ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और इन सब के पीछे रोनाल्ड का ही कोई ना कोई हाथ है। वो दोनों उस स्कूल की विज़िट करती हैं और वहाँ पर जाकर रोनाल्ड के बारे में सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स लेकर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं, पुलिस को खबर करती हैं और पुलिस अपने काम में जुट जाती है। दूसरी तरफ रोनाल्ड भी काफ़ी घबराया हुआ था और वो जानता था कि वो अब फंस चुका है, ज़्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा। और इसी बीच वो एक चर्च में चला जाता है, वहाँ एक फ़ादर से मिलता है और उसके सामने जाकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस गलती का मुझे बहुत पछतावा है, क्या भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। तो वो फादर उसे कहते हैं कि भगवान के घर में हर चीज़ की माफ़ी है, भगवान तो शायद तुम्हें माफ़ कर भी दें, लेकिन तुमने जो किया है वो शायद यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो रोनाल्ड उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं पुलिस के सामने भी सरेंडर करने को तैयार हूँ, पर मुझे लोगों के पास मत भेजना, पर मैं खुद पुलिस के पास नहीं जाऊँगा, आप पुलिस को बुला लीजिए, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ। फादर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद रोनाल्ड उन्हें सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। रोनाल्ड कहता है कि जब हम बार में से निकले तो तलाना मेरे साथ ट्रक में बैठ गई थी और हम दोनों हेडी रेस्टोरेंट के लिए वहाँ से निकले थे। रास्ते में हमारे बीच में बातचीत होने लगी और तलाना ने मेरे पास्ट के बारे में मुझसे कुछ पूछना स्टार्ट किया। मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया, थोड़ी बहुत बातें हुई और उसके बाद मुझे पता चला कि तलाना एक लेस्बियन है। मैं लेस्बियन से नफ़रत करता हूँ और इतना सुनने के बाद मैंने ट्रक को साइड में खड़ा किया और तलाना के चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैंने तलाना को ट्रक से उतारा, वहाँ से घसीटते हुए ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर मैं उसे लेकर गया और मैंने उसकी बॉडी को वहाँ पर डंप कर दिया और फिर मैं अपने सामान लेकर अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ा था। जहाँ मैंने उसकी बॉडी को डंप किया था मैं वहाँ आपको ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जब पुलिस उसके साथ जाती है तो वहाँ पर तलाना की बॉडी उन्हें मिलती है और बॉडी की हालत देखने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि जितना थॉमस ने उन्हें बताया है ये केस उतना आसान नहीं था, क्योंकि बॉडी पर, चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारने से सिर्फ़ और सिर्फ किसी के चेहरे से ब्लड निकल सकता है, लेकिन बॉडी की जो कंडीशन थी वो कुछ और ही बता रही थी। तलाना का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके पूरी बॉडी पर जगह जगह पर काटने के निशान थे, जगह जगह से ब्लड निकला हुआ था। और सबसे अलग तरीके की बात जो पुलिस को दिखाई दी वो ये थी कि तलाना के प्राइवेट पार्ट में से उसकी बॉडी की बहुत सारे पार्ट्स बाहर निकले हुए थे। जी हाँ, उसकी आंतें, उसकी किडनी, ये सब उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकले हुए थे। पुलिस ये देखकर ये समझ चुकी थी कि बात कुछ न कुछ और है जो रोनाल्ड छिपा रहा है। उसके बाद वापस उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और पुलिस उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। उसके बाद रोनाल्ड फिर से बोलना स्टार्ट करता है और रोनाल्ड उन्हें बताता है। रोनाल्ड कहता है कि जब तलाना उस ट्रक में बैठी हुई थी तो उसने ट्रक को एक सुनसान जगह पर ले जाकर साइड में खड़ा किया और ट्रक में, अपने कैबिन में, जहाँ ट्रक में पीछे सोने की जगह होती है, आप सब जानते हैं कि ट्रक में कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा पीछे एक छोटा सा बेड होता है जहाँ पर कोई भी इंसान आराम से सो सकता है। तलाना वहीं बैठी हुई थी। वो ट्रक को रोककर
पीछे वाली उस बेड पर जाता है और तलाना का रेप करने की कोशिश करता है। तलाना समझ जाती है कि रोनाल्ड यहाँ पर क्या करने वाला है। वो उसे कहती है कि तुम्हें ज़बरदस्ती कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हो, बट जो भी करना है आराम से, मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब इस कंडीशन में मैं बच नहीं सकती, तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। ऐसा बोलने के बाद पहले तो थॉमस उसका रेप करता है और उसके बाद इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए हैवानियत की एक ऐसी घटना को अंजाम देता है, जी हाँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। उसका रेप करने के बाद वहाँ ट्रक में एक मोबिल ऑयल का डब्बा रखा हुआ था। रोनाल्ड अपना हाथ उस मोबिल ऑयल के डब्बे में घुसा देता है और उसका पूरा हाथ उस ऑयल से भर जाता है। उसके बाद वो उस हाथ को अपनी कोहनी तक तलाना के प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है। आप सब सोचिए, एक लड़की जिसके साथ ऐसा भयानक कांड हो गया था, वो उस वक्त किस दौर से गुजर रही होगी। लेकिन वो ट्रक ऐसे सुनसान जगह पर खड़ा हुआ था कि तलाना के चीखने और चिल्लाने के बाद भी वहाँ उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। रोनाल्ड ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तलाना को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके बाद जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो तलाना की आंतें, उसकी किडनी और उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट डिस्प्लेस हो चुके थे, उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर आ चुके थे। उसके बाद तलाना उस ट्रक से नीचे उतरने की कोशिश करती है, बट उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि वो ढंग से नीचे नहीं उतर पाती और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद रोनाल्ड उस ट्रक से नीचे उतरता है। वो उसे घसीटते हुए 100-150 मीटर दूर ले जाता है और उसकी बॉडी को वहाँ डंप कर देता है। तलाना उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से मरने के लिए छोड़ दो यहाँ पर। और उसके बाद रोनाल्ड वापस आता है, अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल लेता है। ऐसा उसने पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस तलाना की बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सामने आता है कि पूरी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, उसके सारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस हो चुके थे, वो सारे डैमेज हो चुके थे। और ऐसा होने के बाद कोई भी इंसान 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकता। और ऐसा ही तलाना के केस में भी हुआ था। 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी जान चली गई थी। जब पुलिस ने और काफ़ी मारपीट करने के बाद रोनाल्ड से सारा सब कुछ सच जानना चाहा, तो रोनाल्ड ने इसके बाद कुछ और भी बताया। उसने कहा कि जब तलाना उस ट्रक से नीचे उतर रही थी तो वो गिर गई थी। उसने उसके बाल पकड़कर या उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं घसीटा, उसने दोबारा अपना हाथ तलाना के प्राइवेट पार्ट्स में डाला और ऐसे ही इसी कंडीशन में उसे घसीटते हुए 100 से 150 मीटर वो लेकर गया और उसकी बॉडी को वहाँ पर छोड़ दिया। उसके कुछ देर के बाद तलाना मर जाती है। रोनाल्ड वापस अपना ट्रक लेकर स्कूल की ओर चला जाता है। उसके बाद पुलिस उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। रोनाल्ड को कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट केस मानते हुए 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा रोनाल्ड को इस केस में दी। जी हाँ, 40 साल की उसकी सज़ा थी और 40 साल तक वह पैरोल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे घटिया और वाहियात किस्म की चीज़ जो इस कहानी में सबसे लास्ट में सुनने के लिए आती है वो ये कि जब सारी कम्युनिटी को, सारे वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये पता चलता है कि तलाना क्रीगर एक लेस्बियन थी, तो वहाँ के जो चर्च है, जो कब्रिस्तान है, वो उसे वहाँ दफन करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कब्रिस्तान लेस्बियन के लिए नहीं बनाया गया है, ऐसे लोगों को हम अलाउ नहीं करते हैं, ऐसे लोग सोसाइटी पर दबा होते हैं। ज़रा सोचिए किस प्रकार की मानसिकता के लोग इस दुनिया में रहते हैं। इंसान तो आखिर इंसान होते हैं। फिर भी उन लोगों की सोच कितनी गिर चुकी थी जो एक लेस्बियन को उस कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर रहे थे। बहुत सारे लोग तलाना के सपोर्ट में भी आए थे, बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ भी खड़े हुए थे। जो उसके सपोर्ट में थे उन्होंने उस समय फर्स्ट टाइम 1992 में एक LGBTQ एक कब्रिस्तान बनाया और वहाँ पर तलाना क्रीगर की बॉडी को दफन किया गया था। ये घटना अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाली और शॉकिंग घटना है। यकीन मानिए, इसे सुनाते हुए भी मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है और मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट कंटिन्यू देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।